परंपरा के मूल्यांकन पाठ से पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिवों को चलो हम लोग समझते हैं। यहाँ आप परंपरा के मूल्यांकन से पाठ से पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिव को समझना, ठीक। आप समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन इससे आएगा तो आप उसको आसानी से बना लोगे। तो सबसे पहले इस पाठ से लेखक से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इस पाठ के लेखक के बारे में ध्यान से समझना। पाठ से कम और लेखक से ज़्यादा प्रश्न पूछता है। समझ में आ गया? तो चलो सबसे पहले इस पाठ के लेखक के बारे में समझते हैं। देखो यही है राम विलास शर्मा, जो इस पाठ के क्या है, लेखक। इन्हीं के बारे में पहले पूरा समझेंगे, उसके बाद पाठ को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है। लेखक पूछे तो रामविलास शर्मा, ये बहुत बार पूछता है। लेखक सबसे जरूरी उस पाठ के लेखक ही होते हैं जिस पाठ को आप पढ़ रहे हो, तो लेखक का नाम जरूर से जरूर याद रखना। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा। दूसरा इनका जन्म कब हुआ था, तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। कब पूछे ना, जन्म कब हुआ था, तो 1912। देखो डेट मत याद रखना, सन याद रखना, ज़्यादातर सन ही पूछता है। 1-2 जो पहला चैप्टर है ना, राम विभाजन और जाति प्रथा, उसका डेट पूछता है, और एक गांधी जी का, क्योंकि ये 2 काफ़ी फेमस व्यक्ति है। बाकी लोग का सन पूछ देता है। तो याद रखना रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। दूसरा जब स्थान पूछे कि रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पूछे, तो उन्नाव उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा गांव उच्च गांव सानी में हुआ था। स्थान उनका जो जन्म हुआ था वह उच्च गांव सानी में हुआ था। देखो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इतना लंबा तो देगा नहीं ऑप्शन, वहाँ डायरेक्ट देता है उच्च गांव सानी, कि रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो उच्च गांव साहनी में हुआ था। एक बार यह पूछा है प्रश्न कि रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, तो जहाँ इनका जन्म हुआ है वही इनका क्या था, गांव, तो मार देना क्या, उच्च गांव साहनी। यह एक बार पूछा है, ग्रीन पेन एकदम इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं लोग, तो पूछता है कि रामविलास शर्मा बीए कहाँ से किए थे, बीए, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए 1932 ईस्वी में किए थे, और बाद में 1934 ईस्वी से उसी विद्यालय से लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। और किस विषय में पूछे, तो अंग्रेजी साहित्य में पूछे। रामविलास शर्मा किस विषय से एमए किए थे, तो अंग्रेजी साहित्य से इन्होंने 1934 ईस्वी में एमए किया था। बाद में इन्होंने उसी विद्यालय में, जिस विद्यालय से बीए और एमए किया, उसी विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय में एज ए टीचर, शिक्षक के रूप में पढ़ाया भी। अंग्रेजी विभाग में अध्यापन रहे। कब से कब तक, 1938 से 1943 ईस्वी तक यह वहाँ पढ़ाने का भी काम किए। यह अभी तक नहीं पूछा है, ध्यान दे देना। ये एक बार पूछा है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कौन थे, तो रामविलास शर्मा। यह पूछा है कि रामविलास शर्मा भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कब से कब तक थे, तो 1949 से 1953 ईस्वी तक यह भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये एक बार पूछ चुका है। रामविलास शर्मा का निधन 30 मई 2000 ईस्वी को हो गया था। इधर ही मरे हैं, 30 मई 2000 ईस्वी को हो गया था। मृत्यु मतलब निधन हो गया, मर गए। कहाँ मरे, तो दिल्ली में इनका निधन हो गया। ये यहाँ पे इस पाठ के लेखक से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे इनकी रचनाएं भी है। देखो इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं, उनको देख लीजिए। ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जैसे निराला की साहित्य साधना, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी साहित्य पे, निराला की साहित्य साधना पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। और जिस भी लेखक को उसकी जिस लेखनी के लिए मिलता है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार, वह पुस्तक अपने आप में खास हो जाता है। तो यह बार बार पूछा है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा आप मारिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखक कौन थे, तो रामविलास शर्मा। आगे भाषा और समाज, भाषा जैसा होगा वैसा समाज होगा, इसके भी लेखक रामविलास शर्मा। भारत की भाषा समस्या, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो भारत की भाषा समस्या, इस पाठ के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा। और 2 और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विराम चिन्ह और बड़े भाई। यह दोनों ग्रीन पेन से लिखा गया, तो समझ ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होगा।
विराम चिन्ह और बड़े भाई, छोटा छोटा ज़्यादा बार पूछता है, बड़ा बड़ा ऑप्शन देने में उसको दिक्कत होता है, तो हाँ छोटका याद रखना। विराम चिन्ह और बड़े भाई के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। इस पार्ट से पूछे जाने वाले जितने भी लेखक के बारे में थे वो सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ क्लियर हो गए। अब आप कोई भी ऑब्जेक्टिव रामविलास शर्मा से जो रिलेटेड हो उसे बना सकते हो। समझ आया? आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे कहानी से पूछे जाने वाले सभी चीज़ों को हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अब पार्ट से आने वाले ऑब्जेक्टिवों को चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आजकल यह पूछा जा रहा है कि सब पार्ट का नाम दे रहा है, अब पूछ रहा है किस विद्या की रचना है। तो देखो दे दे परंपरा का मूल्यांकन, पूछे किस विद्या की रचना है, तो याद रखिएगा यह एक निबंध है। पूछे परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है, तो यह एक निबंध है। और सबसे ज़्यादा इस पार्ट से कोई क्वेश्चन पूछा है तो ये, किन लोगों के लिए साहित्य का ज्ञान सबसे ज़्यादा जरूरी है? किन लोगों के लिए साहित्य का ज्ञान सबसे ज़्यादा जरूरी है? तो याद रखिएगा जो लोग लकीर के फकीर हैं उनके लिए साहित्य का ज्ञान सबसे ज़्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑप्शन होगा जो लोग लकीर के फकीर हैं, हाँ उनके लिए साहित्य का ज्ञान सबसे ज़्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जो साहित्य दूसरे की नकल करके लिखा जाए, मतलब कोई भी ऐसा साहित्य जो दूसरे की नकल करके हूबहू लिखा जाए वह साहित्य अधम कोटि का होता है, वह अधम कोटि का होता है। ये पूरा लाइन दे देता है और पूछता है यह पंक्ति किस पाठ की है, मतलब यह लाइन किस पाठ का है। तो याद रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं, एक और इससे क्वेश्चन यह पूछता है, आप क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे कि शेक्सपियर किस भाषा के लेखक थे? अंग्रेजी। ये अंग्रेजी भाषा के क्या थे? लेखक। यही शेक्सपियर, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और ये अंग्रेजी भाषा के काफ़ी अच्छे लेखक थे। इनके नाटक आज भी बहुत लोग पसंद करते हैं और पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं है, तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं है। यह पूरा पंक्ति दे देता है लाइन। अब पूछता है यह लाइन या यह पंक्ति किस पाठ की है? पाठ का नाम हमें बताना होता है। ऑप्शन में रहता है 2-3 गो पाठ, उसमें रहेगा परंपरा का मूल्यांकन। आप मार देना परंपरा का मूल्यांकन। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ की है? परंपरा का मूल्यांकन। आगे बढ़िए, कहता है एथेंस की सभ्यता यूरोप को कैसे प्रभावित की? देखो पूछेगा कि यूरोप की पूरे यूरोप को कहाँ की सभ्यता ने प्रभावित किया? तो एथेंस। यह अभी तक नहीं पूछा है, पूछ सकता है क्या पूरे यूरोप को एथेंस की सभ्यता प्रभावित की थी? आगे यह क्वेश्चन आपसे पूछे कि सोवियत संघ पर आक्रमण किसने किया था? याद रखना हिटलर। सोवियत संघ पर आक्रमण किसने किया था? हिटलर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़े से और मुख्य ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं। साहित्य व्यवस्था किस समाज में अधिक प्रफुल्लित हो सकती है? तो याद रखिएगा समाजवादी व्यवस्था में। यह एक सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा है कि जो वर्जिल कवि थे वह किस भाषा के कवि थे, उनकी भाषा क्या थी? तो याद रखिएगा लैटिन कवि थे, वो अपनी कविताएं लैटिन में लिखा करते। लैटिन एक भाषा है, तो पूछे वर्जिल किस भाषा के कवि थे? तो लैटिन कवि थे। या पूछे लैटिन कवि कौन थे? तो वर्जिल। एक इसमें पूछता है कि आदिम का अर्थ क्या होता है? आदिम ना कहते ये चीज़ आदिम जमाने की है, मतलब प्राचीन जमाने की, या अति प्राचीन हो तो आप अति प्राचीन मार देना। यहाँ पे इस पाठ से पूछे जाने वाले सभी मुख्य ऑब्जेक्टिव समाप्त हुए। इसके बाद हिंदी के काफ़ी अच्छे चैप्टर है जिसके लिए काफ़ी बेसब्री से इंतजार रहा है और आगे हम लोग उसको देखेंगे। कल इस पाठ से पूछे जाने वाले सभी 2 नंबरीय और 5 नंबरीय प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिख लीजिए। हाँ, तो कल एक मधुबनी से लड़का फ़ोन किया था इस नंबर पे, उनको कुछ हिंदी में डाउट्स था तो वो हमसे पूछने के लिए, तो हाँ काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने अच्छे से बात किया तो काफ़ी अच्छा लगा। देखो मधुबनी क्यों बताएं? क्योंकि देखो मधुबनी का भी एक अपनी परंपरा थी। क्या याद है ना? मधुबनी पेंटिंग्स। ये देखो ये मधुबनी पेंटिंग्स है, इसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन समय के साथ मधुबनी में ये चीज़ें लुप्त होती गई, जिसके कारण वहाँ के लोगों का एक अच्छा खासा व्यापार
उनके हाथों से चला गया। तो अपनी परंपरा को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस पाठ से यही चीज़ सीख मिलता है, सिर्फ साहित्य में नहीं, हर जगह अपनी परंपरा है और उस परंपरा को हमें संजो कर रखना चाहिए। वह परंपरा काफ़ी हद तक हमें अपने जीवन को संभालती है और आगे को बढ़ाती है। अपना क्लास सारण जिला में छपरा में चलता है। इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि छपरा में कहाँ चलता है और वहाँ ऑफलाइन क्लासों में आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं इसके 2 नंबरीय प्रश्नों के साथ कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।